हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो सीरीज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिप्लोमा 5th सेम सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 और सेम सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड रडार के ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 38, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 21, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 40 के स्टूडेंट हैं या इन सभी ब्रांच से किसी भी तरह का कोई संबंध रखते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह नॉलेज हो जाएगा, आपको यह जानकारी हो जाएगी कि माइक्रोवेव एंड रडार सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हमें उन सारी क्वेश्चंस को डील करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज़, क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज माइक्रोवेव का कितना होता है। ऑप्शन ए लिखता है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी में लिखता है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी लिखता है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी में कहता है 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज। तो आप लोग को पता होगा कि माइक्रोवेव वैसे वेव को कहा जाता है जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। वैसे सिग्नल को हम लोग, वैसे वेव को हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इसके अलावा माइक्रोवेव का एक और रेंज होता है जिसे भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। माइक्रोवेव का एक और रेंज होता है 1 गीगाहर्ट्ज टू कितना तक, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 1000 गीगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग माइक्रोवेव के नाम से जानते हैं। तो आपको इस रिलेशन को भी याद रखना है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, साइज ऑफ एंटीना बिकम्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज पर एंटीना का साइज कितना होता है। लार्ज होता है, ऑप्शन ए कहता है लार्ज, ऑप्शन बी कहता है वेरी लार्ज, ऑप्शन सी कहता है वेरी स्मॉल, ऑप्शन डी कहता है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होगा कि एंटीना का साइज और फ्रीक्वेंसी रेंज में एक रिलेशन होता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हाइट ऑफ एंटीना यानी कि एच जो है वह डिपेंड करता है किस पे, तो 1/1 किस पे, एफ पे डिपेंड करता है। यानी कि हाइट ऑफ एंटीना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइट ऑफ एंटीना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वैसे ही एंटीना का हाइट रिड्यूस होता है, यानी कि एंटीना का साइज रिड्यूस होता है। तो आप लोग को पता होगा कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही हाई लेवल का फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो होगा एंटीना का साइज जो होगा वह वेरी स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा एंटीना का साइज। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज मेकिंग अ वेव गाइड। कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है वेव गाइड का निर्माण करने के लिए या वेव गाइड को मेकिंग करने के लिए। तो आप लोग को पता है कि वेव गाइड को निर्माण करने के लिए हम लोग कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ब्रास मटेरियल का यूज करते हैं, उसके बाद प्लास्टिक का नहीं यूज करते हैं, वुड का भी नहीं यूज करते हैं, कार्बन का भी नहीं यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रास। इसके अलावा ऑप्शन में दूसरा भी हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, कॉपर, क्योंकि वेव गाइड को बनाने के लिए हम लोग कॉपर का भी यूज करते हैं। और कॉपर के अलावा हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर 3 हो सकता है, पहला ब्रास हो सकता है, दूसरा कॉपर हो सकता है और तीसरा एल्यूमिनियम हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडियम डज नॉट सपोर्ट TEM मोड। कौन सा ट्रांसमिशन जो मीडियम होता है, मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम आप लोगों को पता ही होगा
कि जिससे होकर के किसी चीज़ को ट्रांसमिट किया जाता है, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसे हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। जैसे यहाँ से हम कोई सिग्नल को भेजे और इसके थ्रू यहाँ पर हम जब रिसीव करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं मीडियम। तो बोलता है कि कौन से मीडियम में, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है वेव गाइड, ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो बोलता है कि बताइए कि कौन से मीडियम में TEM मोड नहीं सपोर्ट करता है, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन से मोड में, तो वेव गाइड जो ट्रांसमिशन होता है, वेव गाइड जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसमें जो है TEM मोड सपोर्ट नहीं करता है, जबकि कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि TEM मोड सपोर्ट करता है, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड सिर्फ ओनली वन वेव गाइड में सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेव गाइड। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगल्स वेव गाइड। डोमिनेंट मोड कौन होता है रेक्टेंगल्स वेव गाइड का, यानी कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड का डोमिनेंट मोड क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड में जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड भी होता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड भी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए में TE00, TE01, TE10 एंड TE11। तो बताइए कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में कौन कौन से मोड को हम लोग डोमिनेंट मोड कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होता है तो दो मोड होता है जो डोमिनेंट होता है, पहला TE01 और दूसरा TE10, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन ए एंड सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन देना चाहिए था कि ए एंड सी दोनों, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यह मिस्टेक है। आपको दोनों में से कोई लगा दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि यहीं पे TM मोड होता तो TM मोड में ओनली वन जो होता है TM11 मोड जो होता है, TM11 मोड जो होता है वह ट्रांसवर्स कौन सा मोड होता है, वह जो होता है डोमिनेंट मोड होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक में दो होगा और मैग्नेटिक में सिर्फ वन होता है, TM11 मोड जो होता है कौन सा मोड होता है, डोमिनेंट मोड होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन TM मोड, TM मोड में क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो होता है वह इक्वल टू 0 होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे पूछता है TM मोड में, तो TM मोड में सेम इसी तरह से हो जाएगा। TM मोड में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HZ इज इक्वल टू 0 एंड EZ इज डज नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्लिस्टोन इज यूज्ड एज अ, क्लिस्टोन का यूज़ कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो क्लिस्टोन का यूज़ हम लोग ऑसिलेटर के रूप में कर सकते हैं। यस ब्रो, 100% कर सकते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो ऑसिलेशन प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं, यानी कि ऑसिलेटर के रूप में यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन भी एक तरह का क्लिस्टोन है, ठीक है। तो ऑसिलेटर के रूप में यूज़ हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है एम्पलीफायर, जी ब्रो, एम्पलीफायर के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 कैविटी क्लिस्टोन या मल्टी कैविटी क्लिस्टोन्स जो देखते हैं वह एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है, उसमें सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट रिक्वायर्ड कैविटी रेजोनेटर। कौन से डिवाइस में कैविटी रेजोनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग को पता है कि क्लिस्टोन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कैविटी रेजोनेटर बनाते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं RF सिग्नल को इनपुट करते हैं और एक होता है आउट वाला
यहाँ पर भी हम लोग कैविटी बनाते हैं और यहाँ पर आरएफ सिग्नल को आउट करते हैं। तो क्लिस्ट्रॉन में तो कैविटी रेजोनेटर की ज़रूरत पड़ता है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में भी हम एक कैविटी को यूज़ करते हैं, तो इसमें भी कैविटी की रेजोनेटर का ज़रूरत पड़ता है। यानी कि यह दोनों जो आंसर होगा नहीं होगा सही। सिर्फ कौन से में कैविटी रेजोनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जो होता है उसमें कैविटी रेजोनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है। इसमें हम सिर्फ एक तरफ से इनपुट कराते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ मैग्नेटिक एटेन्यूएटर का यूज़ करके यहाँ पर हीटर लगाया होता है और यहाँ पर सिर्फ एक हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा करके और सिग्नल को जो है हम लोग क्या करते हैं तो एम्पलीफाई करते हैं और आरएफ इन करके आरएफ आउट हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई कैविटी रेजोनेटर नहीं होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डायोड हैज़ नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है ब्रो? नेगेटिव रेजिस्टेंस कहता है कि जैसे कि हम लोग ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं I और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग V। ठीक है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या कहता है कि आप एक समय जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि करंट भी बढ़ते रहता है। लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जहां पर पिक पॉइंट पे जब आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाइएगा लेकिन करंट डाउन होने लगता है। ठीक है, करंट डाउन होने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। शुरू में आप लोग नॉर्मली जानते हैं ओहम्स लॉ से कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कुछ डिवाइसेस में जहाँ पे आप कितना भी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर ले लेकिन करंट जो होगा वह डिक्रीज़ लगातार करते जाता है। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले डिवाइसेस कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन सा डिवाइस जो है, कौन सा डायोड जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है, यानी कि कौन से डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन ए कहता है गन डायोड, ऑप्शन बी कहता है फोटो डायोड, ऑप्शन सी कहता है क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन डी कहता है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होगा कि गन डायोड में जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है डायरेक्शनल कपलर इज अ डैश पोर्ट वेव गाइड जंक्शन। डायरेक्शन कपलर कितना पोर्ट का वेव गाइड जंक्शन है? जंक्शन क्या होता है जहां पर 2 और मोर देन 2 वेव गाइडेड कनेक्ट होते हैं, उसे हम लोग वेव गाइडेड जंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ से एक वेव गाइड कनेक्ट होता है, यहाँ से एक वेव गाइड कनेक्ट होता है, यहाँ से एक वेव गाइड कनेक्ट होता है, यहाँ से एक वेव गाइड कनेक्ट होता है। तो इस वाले सिस्टम को हम लोग वेव गाइड जंक्शन कहते हैं। तो बोलता है कि डायरेक्शन कपलर कितने पोर्ट का वेव गाइड जंक्शन है। तो आप लोग को पता होगा कि डायरेक्शन कपलर जो होता है 4 पोर्ट का माइक्रोवेव जंक्शन होता है। कितने का? 4 पोर्ट का वेव गाइड जंक्शन होता है। डायरेक्शन कपलर का कुछ सिंबल बनाना चाहेंगे, कुछ सर्किट बनाना चाहेंगे तो कुछ इस लेवल का होता है। यहाँ पर एक ऐसे हो जाता है, यहाँ पर आउट होता है, यहाँ पर भी आउट होता है, यहाँ पर भी आउट होता है, यहाँ पर भी आउट होता है। यहाँ पर एक प्राइमरी वेव गाइड होता है और ये वाला जो है सेकेंडरी वेव गाइड होता है। ठीक है, यह डायरेक्शन कपलर का कुछ डायग्राम है कि इस तरह का कुछ डायरेक्शन कपलर होता है। तो डायरेक्शन कपलर में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 4 पोर्ट है। यहाँ से एक पोर्ट है, फिर यहाँ पर एक पोर्ट है, फिर यहाँ पर एक पोर्ट है, और यहाँ पर एक पोर्ट है। यानी कि डायरेक्शन कपलर जो होगा 4 पोर्ट का माइक्रोवेव जंक्शन होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है विच टाइप ऑफ एटेन्यूएटर इज यूज्ड विथ रेक्टेंगुलर वेव गाइड। रेक्टेंगुलर वेव गाइड के साथ कौन से एटेन्यूएटर का यूज़ किया जाता है? कहता है ऑप्शन ए फ्लैप टाइप, ऑप्शन बी रोटेटरी टाइप, ऑप्शन सी आइदर ए एंड बी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। बताइए कि एटेन्यूएटर क्या होता है। सबसे पहले एटेन्यूएटर क्या होता है? जो माइक्रोवेव के पावर को कम करता है विदाउट अफेक्टिंग वेव फॉर्म। जैसे माइक्रोवेव कोई सिग्नल जा रहा है, इस लेवल का कोई सिग्नल है, तो इसके वेव फॉर्म को विदाउट अफेक्ट किए हुए इसके पावर को कम कर देना, वही एटेन्यूएटर का काम होता है। तो हम आपको पता होगा कि वेव गाइड कई तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर, इलिप्टिकल, ये सब वेव गाइड होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड में कौन सा टाइप का एटेन्यूएटर का यूज किया जाता है।
तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में फ्लैप टाइप एटेन्यूएटर भी यूज़ होता है। ऑप्शन बी रोटेटरी टाइप भी यूज़ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आइदर ए एंड बी दोनों। आइदर ए एंड बी दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एटेन्यूएशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ लेंस एंटीना। किसका? लेंस एंटीना का फ्रीक्वेंसी रेंज, काम करने का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि लेंस एंटीना जो है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करने वाला एंटीना है। यह जो है बहुत स्मॉल वेवलेंथ को भी क्या कर लेता है, कैच करता है और बहुत स्मॉल वेवलेंथ को भी ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज इसका रेंज होता है लेंस एंटीना का। लेंस एंटीना कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का हम लोग बनाते हैं, तो इस एंटीना को हम लोग लेंस एंटीना कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, कहता है इन माइक्रोवेव विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो पावर। लो पावर को मेजरमेंट करने के लिए कौन से टेक्निक का यूज करते हैं? ऑप्शन ए बोलोमीटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरी वाट मीटर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग को बताना है कि कौन से मीटर का यूज़ हम लोग लो पावर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। कौन से रेंज पे? तो माइक्रोवेव रेंज पे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाट मीटर, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर होता है बोलोमीटर, जो होता है लो पावर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, और कैलोरी मीटर जो होता है वह आगे का पार्ट होता है हाई के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ P in and P out are input power and output power respectively, then attenuation in dB। एटेन्यूएशन का आपको अगर फॉर्मूला मालूम होगा तो आपके लिए यह जो सवाल है यह चुटकी में बन जाने लायक है। डीबी में एटेन्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डीबी में एटेन्यूएशन का फॉर्मूला होता है कि 10 log क्या होता है? 10 log आउटपुट बटे क्या? 10 log आउटपुट बटे इनपुट, उसी को हम लोग कहते हैं एटेन्यूएशन इन डीबी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि P in इनपुट है एंड P out आउटपुट है, रेस्पेक्टिवली इनपुट है पावर है एंड रेस्पेक्टिवली आउटपुट पावर है। तो एटेन्यूएशन क्या होगा इन डीबी में? तो एटेन्यूएशन के फॉर्मूला के अनुसार से एटेन्यूएशन क्या होगा? 10 log P out बटे P in, यानी कि आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है? वैल्यू ऑफ VSWR लाइज बिटवीन इन ट्रांसमिशन लाइन। VSWR यानी कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्शन ए कहता है कि -1 to 1, ऑप्शन बी कहता है 1 to infinity एंड ऑप्शन सी कहता है -1 to 0, ऑप्शन डी कहता है -2 to -1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को पता है कि VSWR जो होता है 1 से लेकर के कहाँ तक होता है? तो इन्फिनिटी तक होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। जब VSWR का वैल्यू 10 से ग्रेटर देन होता है, 10 से ज़्यादा होता है, तो हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? तो डबल मिनिमम मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा VSWR का वैल्यू 10 से कम होता है तो हम लोग स्लॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। सब फर्दर आगे का पार्ट है जब VSWR को मेजरमेंट हम लोग करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि VSWR का वैल्यू जो होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक VSWR का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्राइमरी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यह जो है साफ याद करके रखने लायक है कि प्राइमरी पैरामीटर्स जो होता है Z0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 रडार इज़ यूज्ड इन। रडार का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? रडार का अगर आपको फंक्शंस मालूम होगा तो आपको पता होगा कि रडार का यूज़ हम लोग करते हैं
ऑप्शन ए कहता है रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन बी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऑप्शन सी सर्वेलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो रडार का यूज़ हम ऑल ऑफ दिस में करते हैं। रडार से हम लोग किसी चीज़ को सेंस भी कर लेते हैं। उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल में प्लेन्स को, एयर कंट्रोल डिवाइसेस को डायरेक्शन दिखाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल का यूज़ में हम लोग रडार का भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा किसी चीज़ पर जब निगरानी रखना होता है, जैसे कि बॉर्डर है वहाँ पर, तो सर्वेलेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। कौन सा रडार जो है वर्क करता है डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करने वाला रडार, ऑप्शन ए कहता है पल्स रडार, ऑप्शन बी कहता है CW रडार, ऑप्शन सी कहता है FMCW रडार एंड ऑप्शन बी कहता है A एंड C। तो आप बताइए कि पल्स रडार जो होता है वह डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करता है कि नहीं। एग्जैक्ट वर्क करता है, बिल्कुल वर्क करता है, क्योंकि इसमें भी हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो पल्स रडार जो है डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। ऑप्शन बी में क्या था, CW रडार यानी कि कंटिन्यूअस वेव रडार। कंटिन्यूअस वेव रडार में हम लोग डॉपलर इफेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट इज और नॉट, वेदर ऑब्जेक्ट इज़ है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन FMCW रडार में एक्सटेंड किया जाता है CW रडार के फंक्शंस को, और FMCW रडार में हम लोग डिस्टेंस को, एंगल्स को, सभी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, A एंड C बोथ, दोनों में हम लोग डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रडार सफ़र फ्रॉम ब्लाइंड स्पीड। ब्लाइंड स्पीड अगर आपको मालूम होगा तो आपको पता ही होगा कि ब्लाइंड स्पीड किस में होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पीड एक तरह का डिस्टॉर्शन है, एक तरह का प्रॉब्लम है रडार में, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करते हुए रहता है, लेकिन रडार बताता है क्या कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। रडार बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है किसी फिक्स लोकेशन पे वहीं हिल नहीं रहा है, वहीं पे फिक्स है। रडार यही रॉन्ग इंडिकेशन देता है, इसे हम लोग ब्लाइंड स्पीड कहते हैं। तो कौन से रडार में ब्लाइंड स्पीड क्रिएट होता है, तो MTI रडार में जो है ब्लाइंड स्पीड की घटना या फिनोमिना क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है STALO एंड COHO आर रिलेटेड टू। यह कौन से रडार से रिलेट करता है, तो आप लोग को पता होगा कि यह जो है MTI रडार से रिलेट करता है। यह जो दोनों होता है, यह क्या होता है, यह जो दोनों है यह एक तरह का क्या है, तो एक तरह का ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर है जो क्या करता है, सिग्नल को जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, और उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि रडार में किसी ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसके टारगेट को डिटेक्ट करते हैं, उसके एंगल, वेलोसिटी, डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। इसमें एक को हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरे वाले को रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MTI रडार, मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार जो होगा, इसमें हम लोग STALO एंड COHO का यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया। आगे जो है ग्रुप बी है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस 4 नंबर के हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं। कहता है कि माइक्रोवेव का लिमिट क्या है, उसके अलावा नेगेटिव क्या बोलते हैं, एग्जिबिट बेटर एंटीना गेन एंड डायरेक्टिविटी बताइए माइक्रोवेव में। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव माइक्रोवेव डिवाइसेस क्या है, वेवगाइड का डेफिनेशन क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, TEM मोड क्या होता है, और यह वेवगाइड में पॉसिबल क्यों नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजी है, इसे आप आसानी से बना सकते हो। सो मेन जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जिस पर हम लोग को फोकस करना था। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह सेशन थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप इस सेशन के नीचे एक प्यारा सा कमेंट दीजिए कि जी हाँ, बहुत ही गुड वीडियो था। और आपको यदि अच्छा भी लगा हो तो आप जो लाइक का बटन है उसे दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो वीडियोस आते रहेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सो लास्ट में
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।